हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर क्लासेस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो डूइंग वेल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इज कॉल्ड द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग इज कॉल्ड द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड फंक्शन इज द स्टाफिंग. Organizing is the second function of management, third is the staffing, then fourth is the directing, then is controlling, and the first function is called the planning. ओके, सो हमने बहुत अच्छा प्लान बनाया था, फिर हमने प्लानिंग के अंदर हमने प्लानिंग कर ली। अब हमने क्या करी थी? ऑर्गेनाइजिंग करी थी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या था कि हमने क्या करा था, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। जो पर्सन हमने एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया था। एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के बाद में ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या थी? पहले हमने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया था, उनको क्या किया था, डिवाइड किया था। जो एक्टिविटी सिमिलर नेचर की है उनको किस में कन्वर्ट कर दिया था? एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, जो पर्सन जिस जॉब के लिए डिजर्विंग है उसको वो ड्यूटीज़ क्या कर दी थी, असाइन कर दी थी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ के बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक रिपोर्टिंग रिलेशन एस्टेब्लिश किया था कि कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। मैं रीटा रुखा है आप लोगों के साथ यहाँ पे +1 +2 कॉमर्स की क्लासेस एंड NTA नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन कराती हूँ। बाकी आप हमारे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का बेनिफिट? हमें किस चीज़ का बेनिफिट मिलता है? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। देखिए कैसे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, एक्टिविटीज़ बांट देते हैं। बांटने के बाद उनको एक ग्रुप में बांट देते हैं। ग्रुप में बांटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब ड्यूटीज़ की असाइनमेंट करते हैं ना, जब किसी को ड्यूटीज़ असाइन करते हैं तो उस वक्त बहुत सोच समझ के हम ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं। उसी पर्सन को वो ड्यूटी असाइन की जाती है जो उसके लिए क्या होता है, डिजर्विंग होता है, और वही वो एक्टिविटी बारी बारी करता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसको परचेज डिपार्टमेंट का काम दे दिया। ओके, वो काफ़ी सारे टाइम से परचेज डिपार्टमेंट का ही काम कर रहे हैं। या कोई एक पर्सन है, उसको सेल्स डिपार्टमेंट का काम दे दिया। तो अगर वो परचेज में काम कर रहे हैं, सेल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनसे क्या होगा, उनकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही काम को क्या कर रहे हैं, बारी बारी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, उनको एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, सिस्टमेटिक एलोकेशन की थी जो डिफरेंट जॉब थी। इससे क्या हो जाता था, वर्कलोड कम हो जाता था, साथ के साथ प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, क्योंकि जो एक वर्कर है उसको वही काम दोबारा रेगुलर बेसिस के ऊपर करना पड़ रहा है। तो जितनी बारी आप करोगे, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा और स्पेशलाइजेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सेकेंड आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। व्हाट इज द फोर्थ प्रोसेस? फोर्थ स्टेज क्या थी? हम लोगों ने फोर्थ स्टेज के अंदर ये बताया था कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसको जवाब देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से बताया था, एक लाइन क्लियर बना दी थी कि मेरा सुपीरियर कौन होगा और मेरा सबऑर्डिनेट कौन होगा। तो यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने किससे इन्फॉर्मेशन लेनी है या मैंने किसको अकाउंटेबल करना है। देखो ऐसे तो अगर कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन ना हो तो आपको पता नहीं कितने बंदों को अकाउंटेबल होना पड़े। अकाउंटेबल का मतलब कितने पर्सन्स को आंसर करना पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रॉपर पता है कि कौन किसका सुपीरियर और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन की एम्बिगिटी है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और एक हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल है हर किसी को पता होगा कि हमने किसको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग रिलेशनशिप क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एक ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग के, ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंस में भी डाल सकते हो, नहीं तो ये आपके केस स्टडी में बहुत काम आते हैं। केस स्टडी आती है ना, पूरा कंसेप्ट आता है, हम केस स्टडी भी करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ यूनिट। एक आता है मॉडर्नाइजेशन, एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है डाइवर्सिफिकेशन। ध्यान से सुनना क्या होता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो ओल्ड टेक्निक्स थी उनको छोड़ दो और जो न्यू टेक्निक्स हैं उनको क्या करो, अडोप्ट करो। तो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, ये एक कंसेप्ट होता है जहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस होती है जहाँ पर सोसाइटी क्या जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन करती है, नए नए चेंजेस लेकर आती हैं।
इससे क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी का क्या होता है, अडोप्शन होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी को रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, फिर कलर्ड, फिर एलईडी एलसीडीज, तो ये क्या मॉडर्नाइजेशन है। पहले कंप्यूटर और फॉर्म में हुआ करते थे, आज के लैपटॉप और हाँ बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर, बहुत छोटे छोटे लैपटॉप्स आने लग गए हैं, तो ये सब क्या है, मॉडर्नाइजेशन है। तो हर बिजनेस को ये होता है कि वो मॉडर्नाइजेशन करे, अगर उसने मॉडर्नाइजेशन नहीं किया तो वो सोसाइटी के अंदर या फिर बिजनेस के अंदर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑल टेक्निक्स को छोड़कर न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना, इट इज़ कॉल्ड द मॉडर्नाइजेशन। सेकेंड वर्ड होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक्सपेंशन का मतलब हो जाएगा, जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपकी एक मोबाइल की शॉप है, ठीक है। अभी तक आप लोग सैमसंग के मोबाइल रखते थे और नोकिया के मोबाइल रखते थे, ठीक है। अब मैं अपने सैमसंग और नोकिया के मोबाइल के साथ साथ एप्पल के मोबाइल भी रखने शुरू कर दिए, ठीक है। मतलब कि आपका काम वही रहा, काम वही मोबाइल का रहा, लेकिन आपने वहाँ पे प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिए, समझ रहे हो। काम सेम ही है लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। ए बिजनेस स्ट्रेटेजी इन विच द ग्रोथ इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टोर। आप लोगों ने क्या कर दिया, नंबर ऑफ स्टोर इंक्रीज कर दिए, या फिर आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिए। इट मीन्स ग्रोथ इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम प्रोडक्ट लाइन। काम आपका मोबाइल का है तो मोबाइल का ही रहेगा, बट मोबाइल के अंदर आप 2 ब्रांड के मोबाइल रख लेते हो, अब 3rd या 4th ब्रांड के मोबाइल रखना शुरू कर दोगे, इट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंशन। वाइल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा, मोबाइल के साथ साथ आप लोगों ने टीवी का भी काम शुरू कर दिया, फ्रिज का भी काम शुरू कर दिया, एसीज का भी काम शुरू कर दिया। मतलब एक काम के साथ आपने नई नई इंडस्ट्रीज को जोड़ लिया, नया नया काम जोड़ लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन। होप सो एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो मेरे को बताना जरूर, ओके। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है जो कंपनी इंप्लीमेंट करती है अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट। वो क्या करेगी, नई मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट लेकर आएंगे, मार्केट भी न्यू होगी, मार्केट न्यू है टीवी फ्रिज की, और प्रोडक्ट भी क्या होगा, न्यू होगा। लेकिन एक्सपेंशन के अंदर हम काम वही पुराना ही कर रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ पे वैरायटीज़ को इंक्रीज कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर डीलिंग करना। तो अब आप लोग यहाँ पे मोबाइल का भी काम करो, टीवी का भी काम कर रहे हो, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस में। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिला, क्लियर हो गया कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्या आता है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि हर किसी को पता है भी मुझे ये परचेज डिपार्टमेंट का काम करेगा, तो उसको उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी, तो जो वेस्टेज होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, प्रॉपर यूज़ करती है मटेरियल का, फाइनेंशियल का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, क्योंकि हर किसी को पता है कि उस पर्सन ने ये एक्टिविटी करनी है, परचेज वाले ने परचेज का काम करना है, सेल वाले ने सेल का काम करना है। तो हर किसी को अपने अपने एक्टिविटी का पता है, तो कोई भी एक्टिविटी की ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब एक एक्टिविटी एक से ज़्यादा बार नहीं होगी, और एक से ज़्यादा बार नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगा भी किसी भी काम का, और वेस्टेज भी क्या होगी, कम होगी। तो इससे आपके रिसोर्सेज का क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। फोर्थ आता है अडोप्शन टू चेंज। आप किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, सही तरीके से अडोप्ट कर सकते हो, और ध्यान से तुलना कैसे अडोप्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर करते हैं तो हम प्रोडक्ट के बेस के ऊपर बांट के चलते हैं, या फिर डिवीज़न के ऊपर बेस के बांट चलते हैं। लाइक ये डिवीज़न है, ये ईस्ट डिवीज़न है, ये नॉर्थ डिवीज़न है, ठीक है। अगर हम आप लोगों ने कोई चेंजेस लेकर आना है, वो केवल ईस्ट डिवीज़न के लिए है, तो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दोगे, बाकियों को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है, चेंज को बहुत जल्दी से आसानी से अडोप्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने यहाँ पे इस तरीके से चेंज लेकर आने हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग आप लोगों को ये हेल्प करती है कि आप जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे आसपास के फैक्टर जो हमें क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के कितने पार्ट होते हैं, माइक्रो होता है और क्या होता है, मैक्रो होता है, ठीक है। कस्टमर किस में आते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कस्टमर किसके अंदर आते हैं। तो ये आप लोगों को ये अलाउ करते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोडक्ट के बेस के ऊपर भी बांट रखी है, तो अगर मुझे प्रोडक्ट ए का कुछ इंक्रीज करना है तो मैं केवल प्रोडक्ट ए का इंक्रीज करूंगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी ना हिलाऊंगी, है ना। तो इससे क्या होता है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रह जाती है, स्टेबिलिटी रह जाती है।
5th पॉइंट आता है कि आप ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करोगे तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि हर किसी को वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होंगे, हर किसी को पता है कि मेरा काम क्या है, मैंने किसको कमांड देनी है, किससे कमांड लेनी है, किसको रिपोर्ट करना है, किस और सब कुछ क्लियर होगा, डिस्क्रिप्शन क्लियर होगा, हर किसी को अपनी जॉब क्लियर होगी, अपनी ड्यूटी क्लियर होगी। परचेज डिपार्टमेंट को अपनी ड्यूटी क्लियर है। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें, स्कूल के अंदर बात करें, तो कोऑर्डिनेटर को अपनी ड्यूटी क्लियर है, साइंस टीचर को अपनी ड्यूटी क्लियर है, मैथ टीचर को अपनी ड्यूटी क्लियर है। तो हर किसी को अपनी अपनी ड्यूटी क्लियर है, तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाएगी और डुप्लीकेशन भी नहीं होगी। एक अच्छा क्लैरिटी रहेगा वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर, जिससे प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट काम बांट दिए। ठीक है, आप लोगों ने पता है कि आपके 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और एक क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या किया जाएगा, ड्यूटीज बांट दी जाएंगे सभी के बीच के अंदर। तो जब आप लोगों ने ड्यूटीज बांट दी, सबऑर्डिनेट अपना अपना काम कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पता चलेगा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किस तरीके से ड्यूटीज बांटी जाती हैं। यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं आपके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। किसको हम कैसे डेलीगेट करते हैं। सो रेडी रहना नेक्स्ट के लिए भी। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, आपको पता होगा कि आपने इफेक्टिव डेलीगेशन कर दिया, काम किसी को दे दिया। अब देखो मेरा काम था, मैंने किसी को दे दिया, मैं टॉप लेवल के ऊपर थी, वो छोटा मोटा डेली रूटीन का काम था। तो अब डेली रूटीन का काम तो मिडिल लेवल या लोअर लेवल भी कर लेगी। तो जो टॉप मैनेजमेंट है, जिसके अंदर सीईओ आपके इंक्लूड होते हैं, जनरल मैनेजर इंक्लूड होता है, और एक क्वेश्चन, लोअर लेवल का अनदर नेम क्या होता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है या ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है। जो केस स्टडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है उसका अनदर नेम ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर सुपरवाइजर और वर्कर आते हैं, सॉरी सुपरवाइजर और फोरमैन आते हैं। वर्कर तो किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते हैं, वर्कर तो किसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते हैं ना। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ऑपरेशनल क्यों बोला जाता है, ऑपरेशनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि लोअर में है और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, फोरमैन इंक्लूड होते हैं और सुपरवाइजर इंक्लूड होते हैं। मिडल लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं। केस स्टडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिडल लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, सो अगर आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हम प्रॉपर वर्क असाइन कर देंगे, जॉब असाइन कर देंगे सबऑर्डिनेट को, जिससे क्या होगा, टॉप लेवल अपने काम से फ्री हो जाएगा, डेली एक्टिविटीज़ से। तो वो टॉप लेवल के अंदर जो सीईओ है वो एक अपना अच्छा माइंड लगा पाएंगे नई नई पॉलिसीज़ को लेकर, नए नए ऑब्जेक्टिव को लेकर, और इनकी भी ग्रोथ होगी क्योंकि नया नया इनिशिएटिव करेंगे, और जिनको काम दिया जा रहा है उनकी भी ग्रोथ होगी क्योंकि उनको भी काम सीखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, मैनेजर के बीच में क्रिएटिविटी इंक्लूड होती है। इफेक्टिव डेलीगेशन मैनेजर को ये अलाउ करता है कि वो क्या करेंगे, अपना वर्कलोड रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि वो अपना काम अपने सबऑर्डिनेट को दे देंगे। इससे क्या होगा कि मैनेजर को नए नए मेथड डेवलप हो पाएंगे, नई नई चीज़ें डेवलप हो पाएंगी और एम्प्लॉयज़ की भी डेवलपमेंट होगी। तो टॉप लेवल का काम रिड्यूस हो जाएगा, वो नई नई चीज़ों पे फोकस कर पाएगा, उनकी भी डेवलपमेंट होगी, जिनको काम दिया जा रहा है उनकी भी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, पर्सनल का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ होता है। सो होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।